हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड होप यू विल बी फाइन। मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल होंगे, बेहतरीन जिंदगी जी रहे होंगे और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आ चुका हूं आपके सामने। आज हमारी क्लास पॉलिटिकल साइंस की है, राजनीतिक विज्ञान की है और इसके तहत हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और भारत के संविधान के तहत क्या पढ़ेंगे? The first concerning topic is politically देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का पढ़ेंगे और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उस प्रोसेस को, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक प्रगति। मैं आपकी सुविधा के लिए ये पीडीएफ अपलोड किया हूं। हम जानते हैं हो सकता है वो क्लियर उतना दिखाई ना दे, पर मैं इसे पढ़ूंगा। ये भी बात है कि ये हिंदी माध्यम में है लिखा हुआ, इंग्लिश मेरा काम है ट्रांसलेट करना और आपको लिखना। रही बात, इन सब पे मैं पीपीटी बनवाने का काम शुरू करवा दिया हूं। इन सभी के पीपीटी आ जाएंगे, वो आपको मिलता रहेगा। ऐप के नोट सेक्शन में जाके आप डाउनलोड करते रहेंगे, वहां हम लोग अपलोड किया करेंगे। और रही बात, जितने भी एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनसे गुजारिश है कि आप सुनील सर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। आप हमें हाय हेलो करके व्हाट्सएप पे आ जाइए, वहां से मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं, इंटरेक्शंस आपके साथ, वो सब बातें होती रहे। आप जब लाइव क्लास देख रहे होते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप टॉकी भी कर सकते हैं, यानी कि आप बोल कर भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ना कि सिर्फ टाइप करके मैसेज। सचिन वेलकम बेटा। हाँ, इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स प्रोवाइड होंगे और थोड़ा सा इंतजार करिए। इस संडे में है, इस संडे को मैं इसी का इंग्लिश भी प्रोवाइड करवाऊंगा और पीपीटी भी बन रहा है। थोड़ा सा वर्क अभी स्लो है, पर विद इन द मंथ we will complete most of things. Okay, come on, listen carefully. हमें पढ़ना क्या है, यहां लिखा है क्या, ये देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं भारत का संविधान। यानी हमें क्या देखना है, भारत का संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब भारत के संविधान के तहत जो फर्स्ट टॉपिक आना चाहिए, देखिए बेटा यहां पे टॉपिक लिखा है। जो पहला टॉपिक होगा वो है प्रारंभिक संवैधानिक विकास, यानी इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। यानी हमारा टॉपिक क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये कब से कब चलेगा, ये चलेगा बेटा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 की स्थिति तक चलेगा, जिसे हम 50 भी कह सकते हैं जब संविधान लागू हो जाएगा। तो ये पूरा डेवलपमेंट का सीन होगा, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सचिन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। अब देखिए इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं एक बार विधिवत तरीके से ये बातों को पढ़ता हूं, साथ में इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करता हूं। जब एक बार एक टॉपिक को पढ़ लेंगे, फिर मैं इसे एनालाइज करूंगा, विश्लेषण करूंगा, सवाल उस पर कैसे आएंगे वो देखेंगे। तो क्या होगा, आपको लिखने से छुट्टी मिल जाएगी। सारा ध्यान केंद्रित करना है समझने पर, सुनने पर, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को अति सुविधा है, इंग्लिश मीडियम वालों को सुविधा थोड़ी अभी कम है, उसका भी पीपीटी तैयार हो रहा है। आइए,
तो ये तो आपने देख लिया। अब रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में सारी बात होगी, ठीक है। ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया का जो पहला टॉपिक है, सब टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट की धाराएं या रेगुलेटिंग एक्ट। तो ध्यान से सुनिए, जो मैंने इस पे लिखा है आपको समझाऊं। रेगुलेटिंग एक्ट की धाराएं यानी 1773, रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ 1774। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? 1773। भारत में इसे कब लागू किया गया? 1774। अर्थात जरा समझिए, 1772, 73, ठीक है, और फिर 73 से 85 जो वारेन हेस्टिंग्स है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उस वक्त बंगाल का गवर्नर कौन है? 1772-73 वारेन हेस्टिंग्स, और वही आगे चल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। कब से कब? 73 से लेकर 85 तक। तो वारेन हेस्टिंग्स का टाइम है, रेगुलेटिंग एक्ट आया। भारत के संवैधानिक भवन के निर्माण में नींव की प्रथम पंक्ति थी। कितनी अच्छी बात लिखी गई है बेटा। भारत के संवैधानिक भवन के निर्माण में नींव की प्रथम पंक्ति थी, यानी कि द रेगुलेटिंग एक्ट मेड 1773 enacted in 1774 during the Governor General of Bengal, Warren Hastings, and the Regulating Act was considered the first line plinth of the constitutional buildings of India. कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर ब्रिटिश संसद के द्वारा नियंत्रण की शुरुआत। रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ? कंपनी ने जितने भी काम किए हैं भारत में कर रहे थे, उन सब पे अब ब्रिटिश कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल हो गया रेगुलेटिंग एक्ट से। तो वही चीज लिखी है, नाउ द कंपनी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू दिस रेगुलेटिंग एक्ट। हम ये समझेंगे, ठीक है। सेकेंडली, कंपनी के निदेशक अब एक के बजाय 4 वर्ष हेतु चुने जाने लगे थे। 1/4 प्रतिवर्ष रिटायर हो जाते। The board of directors of the East India Company that was selected for 1 year, now through the regulating act selected for 4 years, and every year one, यानी 1/4, one member retired and newly joined। यानी बेटा रेगुलेटिंग एक्ट जो है या जब यह लागू हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक मंडल थे जो 1 वर्ष के लिए चुने जाते थे, अब वो 4 वर्ष के लिए चुने जाने लगे, और 4 निदेशक मंडल होते थे, और हर एक निदेशक 1 वर्ष में, जिसके कार्यकाल पूरे हो जाते 4 साल का, वो रिटायर कर जाते और उसकी जगह नए आ जाते। ये बता रहा है, प्रतिवर्ष रिटायर हो जाते थे। मतदाता जो चुनाव तिथि से 1 माह पूर्व 1000 पाउंड मूल्य के ईस्ट इंडिया कंपनी का शेयर धारक है। यानी क्या मतलब है? ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के 4 मेंबर थे, उनका जो इलेक्शन होता था उसके लिए वोट देने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होते थे, मतदाता का मंडल, तो वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वो शेयर होल्डर जो कम से कम 1000 पाउंड के शेयर उनके पास हो। 1000 पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग ये करेंसी है, आज भी ब्रिटेन की, कल भी थी। तो जिसने 1000 पाउंड स्टर्लिंग के मूल्य के बराबर ईस्ट इंडिया कंपनी का शेयर लिया हुआ है, वही वोट करने का अधिकारी था। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब अगले पॉइंट पे आइए बेटा। अब अगला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर बने गवर्नर जनरल जीजीबी की एक 4 सदस्यीय परिषद बनी। सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को। रेगुलेटिंग एक्ट कानून से अब जो भारत में गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसका ओहदा, स्टेटस उठाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया,
और अब वो अकेला कोई फैसला नहीं ले सकता। अब उसके लिए कहा गया कि तुम्हारे 4 एडवाइजरी होंगे और वो एक एडवाइजरी काउंसिल होगी, एक आपकी सलाहकार परिषद होगी जो कहलाएगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एडवाइजरी काउंसिल, सलाहकार परिषद। और वो 4 के अपॉइंटमेंट जो होंगे वो डायरेक्ट कौन करेंगे? सम्राट करेंगे, किंग और क्वीन ऑफ द इंग्लैंड करेंगे। समझ में आई बात? तो हु इज मुगल एम्पायर एट दिस टाइम? हाँ, सचिन का सवाल बड़ा अच्छा है। अब जरा देखिए बेटा, सचिन बेटा ने पूछा है कि सर इस टाइम में मुगल एम्पायर कौन था, जरा गौर फरमाइए। तो ध्यान देना है, बात रेगुलेटिंग एक्ट की है 1773-74, यही ना? तो इस टाइम में जो मुगल होगा, ठीक है, बादशाह, वो कौन होगा? तो याद रखें इस पीरियड में कौन होगा। तो जैसा कि हम और आप जानते हैं 1759 से 1806 का वक्त है। 1759 से 1806 का वक्त है। और इस समय कौन है? तो इस समय है शाह आलम सेकेंड। तो शाह आलम सेकेंड जो है मुगल एम्पायर है। ओके सचिन, आंसर मिला? कमेंट करिएगा बेटा। तो 1773-74 द मुगल बादशाह, that was Shah Alam II during the 1759 to 1806, near about 47 years, the third longest remaining Mughal Badshah was Shah Alam II। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया? तो बेटा शाह आलम सेकेंड लगभग कितने साल रहा बादशाह? 47 ईयर रहा। क्या मतलब निकल के आया? सबसे लंबा शासन मुगल बादशाह में अकबर का 50 ईयर्स, उसके बाद जो शासन किया 49 ईयर्स औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट, और तीसरा लॉन्गेस्ट है ये शाह आलम सेकेंड, जिसे रोशन अख्तर भी कहा गया है। ठीक है, चलिए, जिसे शाह आलम को हम और भी नाम से जानते हैं, बहुत सारे नाम है, बेताज बादशाह है, बहुत सारे। आइए अब आते हैं सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को था। 4 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार था। क्या मतलब? मान लीजिए कि ये जो कुछ मैं बता रहा हूं वो सारे की सारी बातें रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने से जो बदलाव हुआ, जो नए प्रोविजंस आए, न्यू प्रोविजंस, नए प्रावधान, वो क्या क्या थे वो डिस्कस हो रहा है। तो गवर्नर जनरल के 4 काउंसिल मेंबर थे एडवाइजरी के। जब कोई विषय पर बहुमत मतदान वोटिंग होती तो हो सकता है 2 एक पक्ष में हो और 2 एक पक्ष में हो, तो टाई हो जाएगा, निर्णय नहीं होगा। ऐसे में गवर्नर जनरल को एक मत देने का अधिकार था। और वो मत देने का मतलब यह हुआ कि अब गवर्नर जनरल ने निर्णय कर दिया कि हां या ना, 2 जिधर है 2 इधर है, जिधर जाएगा उधर 3 हो जाएगा, तो मेजॉरिटी आ जाएगी। तो इसको कहेंगे निर्णायक मत देने का अधिकार। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैज पावर टू कास्ट द वोट, डिसीजन मेकिंग वोट, निर्णायक मत देने का अधिकार था, और वो बहुमत में आ जाता। ये मतलब हुआ। अब आइए, वो 4 सदस्य कौन थे? द 4 मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स एडवाइजरी काउंसिल आर मॉन्सन, क्लैवरिंग, वेरेलास्ट, फिलिप फ्रांसिस बॉरवेल। क्या मतलब? ध्यान देंगे, एक मॉन्सन था, फिर देखते हैं एक क्लैवरिंग था। क्लैवरिंग की डेथ हो जाती है, तो इसकी डेथ के बाद वेरेलास्ट आ जाता है। तो एक ये क्लैवरिंग था, ये मर गया तो वेरेलास्ट आ गया, तो दूसरा वही है। फिलिप फ्रांसिस तीसरे नंबर पे है, और बारवेल ये चौथे। देयर वेयर 4 फर्स्ट 4 यही है। ठीक है, अब आइए आगे क्या होता है इस रेगुलेटिंग एक्ट से, वो देखना है। ये तो 4 सदस्य आपने देख लिए। अब अगले पॉइंट पर आइए, ध्यान देना है।
रेगुलेटिंग एक्ट से जो अधिकारिता है, सर्वोपरिता, सुपरमेसी, ध्यान देंगे। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वह मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर पर बॉसगिरी ले लिया। यानी नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द सुप्रीम बॉस ऑफ द गवर्नर ऑफ बंबई, गवर्नर ऑफ मद्रास। तो बेटा ये मद्रास भी अब कोलकाता के अधीन आ गया, यानी बंगाल के, और ये भी सुपरमेसी आ गई। तो इसको हम कहते हैं गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इसको कहते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास, जबकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये हो गया बॉस, और ये इसको कंट्रोल करेगा, ये इसको कंट्रोल करेगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। मतलब ये निकल के आया कि अगर बंगाल का गवर्नर जनरल जब तक परमिशन ना दे दे तब तक कोई भी एग्रीमेंट जो भी मद्रास के गवर्नर ने, बंबई के गवर्नर ने देशी रियासतों के साथ किए हैं वह वैलिड नहीं होगी, रेटिफाइड होना जरूरी है। इसलिए हम देखते हैं कि पुरंदर की संधि, सूरत की संधि टूटेगी और पुरंदर की संधि उसकी जगह होगी 1775, 1776। तो ये चीजें हैं। हाँ, डिसाइडिंग वोट, ठीक है बेटा, डिसाइडिंग वोट इसको कहते हैं। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब नेक्स्ट क्या है, आप जरा गौर फरमाएंगे। आपसे एक सवाल करता है, व्हाट वाज द वैलिडिटी ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की वैधता कितने वर्ष की थी? इट वॉज वैलिडिटी ऑफ 10 ईयर। तो देखिए वैधता कितने की थी? 10 वर्ष की वैधता थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कितने वर्ष के लिए लागू हुआ था? 10 साल। इसका मतलब 1774 में जो लागू हुआ तो ये 1784 तक ही रहेगा, नहीं उसकी जगह पे दूसरा लेगा, नहीं उसकी जगह पे दूसरा लेगा। हु इज गवर्नर ऑफ द मद्रास एंड बंबई? सचिन, दिस क्वेश्चन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, सो इसलिए हमने भी याद नहीं रखा, क्योंकि आपको फोकस करने का 40 गवर्नर्स ऑफ बंगाल, बंगाल में जो गवर्नर होगा जो अब लीड कर रहा है उसको याद रखना है, और जो मद्रास का गवर्नर होगा, जो बंबई का गवर्नर होगा, वो ना आज तक पूछा गया है ना किसी किताब में मेंशन होता है। हां, हो सकता है गूगल आपको जवाब दे दे, पर उसे इतनी जहमत उठाने की जरूरत क्या है जब सवाल ही नहीं है दूर दूर तक। तो ठीक है, ओके। अब आइए, अब आते हैं, सिवाय आपत्ति काल को छोड़कर निर्देशकों से सीधे निर्देशित होते थे। अवज्ञा हेतु गवर्नर जनरल पद से हटा सकता था। क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जो अगर बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अवहेलना करता है, डिसएग्री करता है, वर्क नहीं करता, तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भी अथॉरिटी थी कि वह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को रिकमेंड करेगा, इसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगा, और फिर उसके अनुमति मिलने पर गवर्नर इन दोनों को उसके पद से हटा सकता है। कहने का मतलब बिहाफ ऑफ द क्वीन। अब जरा देखें, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। यानी अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट देयर वेर वन कोर्ट एस्टैब्लिश्ड एट कोलकाता, एंड यू नो कब? 1774। और उसका नाम क्या पड़ा बेटा? दी सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय है ना, तो दी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई। यह जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका जो गठन हुआ, तो यह मत सोचिए कि भारतीय आवाम पे इसकी अधिकारिता थी, नहीं, इसका जुरिस्डिक्शन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ के ऊपर था। उस स्टाफ में चाहे वो इंडियन काम कर रहा है या ब्रिटिश काम कर रहा है। तो याद रखना है, इन द इनिशियल स्टेज up to very long time, the Supreme Court, but established in 1774,
its jurisdiction on East India companies, not on the Indian citizen. तो ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं, ये जो ईस्ट इंडिया मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ध्यान देंगे इसका जुरिस्डिक्शन कहां था। जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है? न्यायाधिकरण, यानी न्याय क्षेत्र कहां तक था। तो जुरिस्डिक्शन यानी न्यायिक क्षेत्राधिकार कहां तक था। तो गौर से समझेंगे, गौर देखिए, इसे ब्रिटिश प्रजा के दीवानी, फौजदारी, समुद्री सेना, नया चर्च संबंधी मुकदमों की सुनवाई का अधिकार था। बेटा कुल मिला के क्या बात निकल के आई, गौर फरमाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश प्रजा के यानी जो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन है, उनका जो सिविल केस है, उनका जो क्रिमिनल केस है, उनका जो ओशियन रिलेटेड समस्याएं हैं, उनके जो चर्चेज हैं, उनसे रिलेटेड चीजों की सुनवाई ये सुप्रीम कोर्ट करता, भारत के मामलों की नहीं। मौलिक एवं अपीली दोनों अधिकार प्रदत्त थे। मौलिक और अपीली, मौलिक अधिकार का मतलब हुआ कि डायरेक्ट वो एक्शन ले सकता है, और अपील का मतलब हुआ कि जो अपील करेगा उसे। अब है सवाल कि इसके पहले के पहले, यानी ठीक है, ध्यान देंगे। अब सवाल क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसके प्रथम चीफ जज कौन हुए? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे बिकम द फर्स्ट चीफ जज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जज प्रथम कौन बने? ये बने। ठीक है, और ध्यान देंगे वो कौन थे? सीज यानी चीफ जज, और उनकी सहायता के लिए 3 जज और थे। तो 1 सीजे 3 जजेस इजकल टू 4। तो याद रखें, जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो कुल कितने जज थे? 4, 1 मुख्य और 3 अन्य, तो 4 जजों से। आज बेटा सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? 34, 1 + 33, 1 फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 अदर्स। ठीक है, any historical decision taken by this court or such in, there is no such historical decision taken by the court, but there were one decision is generally asking in the questions of the IAS examination। इसी कोर्ट ने फैसला करना था कि अगर कोई कंट्रोवर्सीज डेवलप होती है गवर्नर जनरल के एडवाइजरी काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच, इन सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट दखल देगी। जी, मायने रखता है। दूसरी चीजें, सुप्रीम कोर्ट से जो एग्जीक्यूटिव पावर थे वो ले लिए गए, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जुडिशरी पावर को आगे बढ़ाएगा। यानी कुल मिलाकर के यही 2 बातें हैं। इसके कोई फैसले फिलहाल हम लोगों को कहीं नहीं पढ़ने। सोनू पूछ रहे हैं कि सर इसका नोट मिलेगा? सोनू लिसन केयरफुली, बिल्कुल, ये जितनी चीजें हैं वो सब हम आपके हवाले करने वाले हैं वंडरफुली। लेकिन इसका ऐसे देना, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहा हूं। आप सबको मैंने कहा हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे जुड़िए, मैसेज करिए, मैं आपको जोड़ूंगा, एक ही जगह पे डालूंगा। आज भी मैंने दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो है उनके पास गया होगा। और हां, इसका पीपीटी भी तैयार कर रहा हूं आप तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे से। यह देखिए, सचिन ने कमेंट किया ना कि हमने ले लिया है, तो मैंने भेज दिया है। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। बिल्कुल बेटा, मैं भेजूंगा, कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। पर याद रखिएगा, ये वो रामबाण है, पेरेशिया है, जो किसी के हाथ लग जाए तो वो आपका ही एकेडमिक कॉम्पिटिशनली गला काट देगा। इसीलिए ये नोट्स अपने तक ही रखिएगा, ये ध्यान में रखना है।
राजा चौधरी कह रहे हैं हां सर आया है नोट्स, बिल्कुल सर। और सर बीएसएससी में काम आएगा? बिल्कुल बेटा, हर एग्जाम में। ये बेटा आईएएस के नोट्स हैं। मैं इसका पीडीएफ जो है 160 पन्ने का है और ये 160 पेज के नोट्स को मैं 1200 रुपए में सेल करता हूं, सिर्फ ये 1200 में। ये इसकी वैल्यू आप देखिए ना। अब इसी नोट से आपको लेके चलेंगे, आपको इतना आसान होगा पढ़ना समझना कि आपको खुद आश्चर्य लगेगा, इतनी सारी जानकारी और वो भी सारे रिलेवेंट। तो नो इश्यू। और आप सभी लोग जो एडमिटेड बच्चे हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते चले जाइए। एडमिशन लीजिए, ग्रुप में आइए, एडमिशन लीजिए, ग्रुप में आइए, मुझे कॉल करिए। आप सबको बताया हुआ है कि मेरा फोन नंबर 9818154537 है। और फिर मैं आपके अपने सारे सोशल साइट से आप लोगों को जोड़ के रखूंगा कि हमेशा स्मार्ट बने रहिएगा। और करंट अफेयर्स के भी सारे क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू पीपीटी फाइल बन रहे हैं और वो भी उसी मोड में पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, इसका पीडीएफ तो लिंक पर आता है बेटा। हां, नोट सेक्शन में जो मैं डालूंगा वो आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आइए जरा देखिए जरा। तो देख लिया आपने 4 जजेस थे, आज 34 जजेस हैं, ध्यान देना है। अब अगला सवाल बनता है वेतन। ध्यान देंगे, देखिए गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसका वेतन 25,000 पाउंड स्टर्लिंग एनुअल सैलरी थी। उस जमाने में 25,000 पाउंड स्टर्लिंग एनुअल सैलरी थी। आज 1 पाउंड नियर अबाउट 90+ रुपए का है। तो 25 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदाजा लगा लीजिए, यानी 25 लाख प्लस ही होंगे या पता नहीं कितने होंगे। परिषद के सदस्य जो उसके 4 मेंबर थे, मॉनसन, वेरेलास्ट, नाम तो पढ़ाया था ना? नहीं, क्लेवरिंग जो बाद में मर गया तो वेरेलास्ट आया, बारवेल और एक और, ये चारों। तो उनके वेतन क्या होते? 10,000 पाउंड स्टर्लिंग एनुअल होते। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज थे उनकी तनख्वाह 6,000 पाउंड स्टर्लिंग होती। ये सब चीज आपको मिलेगा कहीं पे? कहीं नहीं मिलेगा। ये सब कहीं नहीं मिलेगा बेटा। सचिन, ये जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं ये आगे चलकर ध्यान देंगे 1861 के इंडिया एक्ट से ये कोर्ट डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट एग्जेम्प्टेड, फिनिश्ड। और उसकी जगह 3 हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड होंगे, कोलकाता, बंबई, मद्रास, जो आज तक है। और फिर 1935 इंडिया रूलिंग एक्ट जो आएगी, 1935 का भारत का संविधान जो आएगा, उसके प्रोविजंस के तहत फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड होगा। जो ये नहीं होगा, नया होगा। और वो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड होगा मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर है, अक्टूबर में 1937 में। जो एस्टैब्लिशमेंट होगा वो होगा न्यू दिल्ली में, जो आज भी मौजूद है। तो याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब नेक्स्ट देखिए आपके सामने में, ये तो आपने देख लिया, नेक्स्ट की ओर बढ़िए। हमने कहा रेगुलेटिंग एक्ट की वैलिडिटी क्या थी? 10 ईयर्स। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था। समझ में आ रही है हमारी बात? नियमन करने के लिए था। ठीक से चलो। तो किस कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रेगुलेट करना शुरू हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो हम कहते हैं क्या? समझ गए? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। अब आइए, ये कहा गया था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 10 वर्ष के बाद समाप्त होगा और इसकी जगह इसका एक और सुधरा हुआ रूप आएगा, यानी द रिफॉर्म्ड एक्ट विल बी कम
टू रिप्लेस रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट से शासन होगा और जो कुछ भी समस्याएं आई नए चेंजेस के साथ न्यू रिफॉर्म्ड एक्ट आएगा, दैट विल बी रिप्लेस टू रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब जैसा कि जानते हैं 1784 में ये तो लास्ट कर जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी जगह पे दूसरा एक्ट आना है। तो क्या उसके बाद तैयारी होगी या पहले ही से? ऑब्वियसली पॉलिटिकल अप्रोच कहता है कि नहीं, 84 से पहले ही अगले कानून आने की तैयारी होगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको रिफॉर्म्स करके नए कानून आने थे। तो ये नए कानून जो आएंगे वो 84 से लागू होंगे। तो इसके लिए जो शुरुआत है 2-3 साल पहले ही करेंगे। तो उसी संदर्भ में हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो सोनू कह रहे हैं सर बुक अवेलेबल है। सर बुक भी अवेलेबल है। अच्छा। आप लोगों ने मुझे कई वर्षों से कहा सर आप क्यों नहीं किताब लिखते। तो बेटा 2 बुक्स पे अभी फिलहाल काम कर रहा हूं। एक ये जो बुक्स बनने जा रही है और दूसरा टीचर एग्जाम्स के लिए पीआरटी लेवल के लिए एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस की किताब तैयार हो रही है। ईवीएस की किताब तैयार हो रही है और ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाने जा रहा हूं, ये सारे करंट अफेयर्स एकुमुलेट होकर के प्रत्येक महीने का ये मंथली न्यूज आपके सामने में आ जाएगा। ये मंथली न्यूज हो सकता है कि हम फोर्टनाइटली लेकर आ जाएं, 15 दिन के लिए एक बार। तो ये आने जा रहा है बिल्कुल। तो बुक जो है हम आपको 15 अगस्त के आसपास मार्केट तक पहुंचा देंगे, आजादी के समय तक। जून पूरा लग जाएगा, 15 जुलाई भी लग जाएगा। तो मार्केटिंग वगैरह सब होते हुए जुलाई नहीं अगस्त में बुक आपके पास आ जाएगी और मैगजीन तो जुलाई में आ जाएगा, 10 जुलाई तक। ठीक है, अब आइए। तो बेटा रेगुलेटिंग एक्ट की जगह पे जो दूसरा कानून आना था उसके लिए जो वर्क शुरू हुआ उसके संदर्भ में समझिए। ठीक है, उसके संदर्भ में समझिए। सेकेंड नंबर पे है 1781 का अधिनियम। इस टाइम में भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स था। तो 1781 का अधिनियम क्या था, जरा ध्यान से सुनिए। इस अधिनियम का एक्ट का उद्देश्य था मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय की विसंगतियां दूर करने के लिए लाया गया। यानी इट वॉज फोकस्ड ऑन टू रिफॉर्म्स इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कुछ विसंगतियां थी, उसे दूर करने के लिए लाया गया। इस अधिनियम में कुछ उपबंध थे। उपबंध यानी प्रोविजंस। क्या? तो देखिए, काउंसिल एवं प्रांतीय अदालतों के विषय में कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को, ठीक है, गवर्नर जनरल को। क्या मतलब? काउंसिल और प्रांतीय अदालतों के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको मिला? गवर्नर जनरल को। यानी ये एक अधिनियम आया और इसमें कहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी मेक द लॉ फॉर देयर ऑन एडवाइजरी काउंसिल एंड द रीजनल जुडिशियरी। क्योंकि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट थी, समय के साथ हम देखते हैं मद्रास में भी कोर्ट था, समय के साथ आपके क्या कहते हैं बंबई में भी था। तो जो रीजनल कोर्ट्स थे उससे भी रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाने के पावर्स इस रूल के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ। सोनू क्या कह रहे हैं? यूपीएसएससी में काम आएगा सर। कथन का क्वेश्चन नहीं समझ आता है। अच्छा, कथन और कारक, ये ना मैं समझाऊंगा बेटा। ये यूपीएससी, बीपीएससी बिहार, उत्तर प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जितने पीसीएस हैं इंडिया में सबके काम आएगा। प्लस यूजीसी पॉलिटिकल साइंस नेट एग्जाम